दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि वेल्डिंग करना बहुत आसान है तो बिल्कुल सही सोचते हैं आप। लेकिन छोटा छोटा गलतियाँ और टेक्निकल नॉलेज के अभाव से आपका वेल्डिंग का क्वालिटी और मजबूती दोनों ही खराब हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आर्क वेल्डिंग होता क्या है, वेल्डिंग मशीन से झटका क्यों लगता है, एक्सीडेंट कैसे होता है, पतले और मोटे धातु को कैसे वेल्डिंग कर सकते हैं, वेल्डिंग मशीन खराब क्यों होता है, वेल्डिंग की मजबूती को कैसे बढ़ाएंगे। अब बात आती है हमारा मेन चीज़, हमारा वेल्डिंग मशीन। आपके पास एक अच्छा वेल्डिंग मशीन होना चाहिए। अच्छा से मेरा मतलब बहुत महंगा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो सीखने के लिहाज से मैं आपको कम से कम मैग और एमएमए वेल्डिंग का सलाह दूंगा। मैग यानी मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, जिसमें हमारे पास एक वेल्डिंग टॉर्च होता है। इसमें से वायर का स्पूल जो है वो बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देता है। इसको मैं सबसे आसान तरीका बोलूँगा वेल्डिंग करने के लिए। और अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, करीबन आपको 3-4 हज़ार रुपये में वेल्डिंग मशीन चाहिए, तो आपको एमएमए वेल्डिंग कम से कम मिल जाएगा। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको हम स्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रोड होल्डर होता है जिसमें हम एक लंबे सीधे इलेक्ट्रोड को लगाते हैं। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का भी अलग अलग नंबर आता है। E6013 एक कॉमन टाइप का वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है जिसको आप स्टार्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम दो टाइप का वेल्डिंग करने वाले हैं। एक अपना ये मैग वेल्डिंग टॉर्च अपने पास है और दूसरा आर्क वेल्डिंग का टॉर्च है। ये मैग वेल्डिंग टॉर्च का जो वायर है, इलेक्ट्रोड वायर, इसमें आप देख सकते हो कि कितना पतला वायर है। इसको हम पतले वाले मेटल को वेल्डिंग करने के लिए यूज़ करते हैं और 50-60 एम्पियर से ये काम करना शुरू कर देता है। इसमें अगर आप ज़्यादा एम्पियर देंगे तो मेटल जल्दी पिघल जाता है। लेकिन अगर हम आर्क वेल्डिंग की बात करें तो इसमें अपना देख सकते हैं ये एक बहुत मोटा है। इसको यूज़ करना है तो कम से कम 100 एम्पियर हमें चाहिए रहता है, या उससे ज़्यादा भी 110-120 एम्पियर। और मेटल जितना ज़्यादा मोटा रहेगा उसके हिसाब से एम्पियर और बढ़ाते जाते हैं। वेल्डिंग किसी भी प्रकार का हो, वेल्डिंग करने से पहले सुरक्षा के सारे उपाय आपको पहले से ही कर लेने चाहिए। जैसे वेल्डिंग के समय आँखों को तेज रोशनी से बचाने के लिए वेल्डिंग का ग्लास होना चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग करते समय बहुत तेज रोशनी निकलती है जिसमें अल्ट्रावायलेट जैसे हानिकारक विकिरण निकलते हैं। इनसे बचने के लिए हमें प्रॉपर वेल्डिंग ग्लास आँखों के लिए लगा होना चाहिए। मोटे मोटे लोहे के टुकड़े वेल्डिंग से तुरंत जुड़ जाते हैं करीबन 1-2 सेकंड में। तो सोचिए कितनी ज़्यादा इसमें टेम्परेचर बनता होगा। तो इतना ज़्यादा तापमान को सहने के लिए आपके हाथों में भी प्रॉपर ग्लव्स होना चाहिए। वेल्डिंग करते समय तेज चिंगारियाँ निकलती हैं और छोटे छोटे धातु के टुकड़े आसपास बिखर जाते हैं। तो चलते समय एक अच्छा बूट या फिर पैर के लिए अच्छा जूता होना चाहिए। वेल्डिंग करते समय बहुत हानिकारक गैस भी निकलता है, तो वेंटिलेशन का भी अच्छा जुगाड़ होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, जहाँ पर आप वेल्डिंग कर रहे हैं वो एरिया पूरा साफ़ सुथरा और सूखा होना चाहिए। और जैसे कि हमें मेटल को वेल्ड करना है तो उसके लिए हम इस टाइप का जंग लगा हुआ लोहा यूज़ नहीं करेंगे। और यूज़ करना भी होगा तो जंग को पहले, रस्ट को पहले हटा लेंगे किसी रेतमाल पेपर से या किसी ब्रश से। क्योंकि अगर इस टाइप का वेल्डिंग आप करेंगे तो ये क्या है, बाद में बहुत ज़्यादा कार्बन बन जाता है और अच्छे से वेल्डिंग का स्ट्रेंथ नहीं मिल पाता है। तो अच्छा होगा कि आप जंग लगे हुए मेटल्स को वेल्ड ना ही करें। वेल्डिंग करते समय मेटल में अगर थोड़ा बहुत कार्बन है तो उस समय क्या हो सकता है, वेल्डिंग करते समय छोटे छोटे छेद बन सकते हैं और दोनों के बीच कार्बन आने से वेल्डिंग का मजबूती में भी प्रभाव पड़ सकता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जंग लगा हुआ है, इसके ऊपर पॉलिश भी चढ़ा हुआ है। तो इसको क्या, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपना अर्थिंग क्लैम्प से सप्लाई देना पड़ेगा। और रस्ट को हम अगर साफ कर लेंगे तो उसमें हम अर्थिंग सप्लाई अच्छे से दे सकते हैं। इस तरीके से हमें अर्थिंग क्लैम्प को लगा देना है। अब हमारा जो दरवाज़ा है ये वेल्डिंग के लिए रेडी है। अगर हमें इस मेटल को जोड़ना है, इन दोनों को, तो हमें यहाँ भी अर्थिंग क्लैम्प से सप्लाई देना पड़ेगा सबसे पहले। दोस्तों, जब दो मेटल को वेल्डिंग करेंगे तो सबसे पहले हम एंगल का ध्यान रखते हैं। अगर दोनों मेटल के बीच एंगल गड़बड़ हो गया तो आपको फिर से मेटल को किसी कटिंग मशीन से अलग करना पड़ सकता है। इन दोनों मेटल को इस तरीके से फिक्स करना रहेगा। तो यहाँ दोनों किनारों में एक एक स्पॉट हमें लगा देना है, यानी 2 टाँके लगा देने हैं।
तो हम सबसे पहले मैग वेल्डिंग से यहाँ पे 2 टाँके लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मशीन को चालू करेंगे। अभी मैं सिर्फ 60 एम्पियर करंट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये पतला वाला मेटल है। दोस्तों कई बार होता है कि हमें पतला और मोटा दोनों टाइप का मेटल एक साथ जोड़ना रहता है, तो ऐसे में हम जो करंट है वो एवरेज टेम्परेचर के हिसाब से सेट करेंगे, यानी पतला और मोटा मेटल के बीच में जो हमें करंट लगेगा दोनों को जोड़ने के लिए, उतना ही करंट हमें सेट करना है। तो 2 टाँके पहले मुझे लगाने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टारगेट को फिक्स कर लेंगे इस तरीके से और बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ज़्यादा करंट होने के कारण यहाँ पर छेद होने लगा है, तो मैं करंट को थोड़ा और कम करूँगा। अब जानते हैं वेल्डिंग मशीन काम कैसे करता है। दोस्तों आपने कहीं आसपास खंभे में या कहीं ट्रांसफार्मर या कोई लाइन वाले एरिया में देखा होगा कि फेज और न्यूट्रल जब शॉर्ट सर्किट होता है तो तेज चिंगारी निकलता है। यहाँ वैसे ही हम डीसी सप्लाई का शॉर्ट सर्किट देखते हैं जब वेल्डिंग होता है, तो तेज चिंगारी जो निकलता है जिसको हम आर्क कहते हैं, तो उसी आर्क से बहुत ज़्यादा तापमान बनता है और उस हीट से अपना जो मेटल है वो पिघल कर एक दूसरे से जुड़ जाता है, जिसको हम वेल्डिंग कहते हैं। यहाँ पर वेल्डिंग करते समय जो पावर जनरेट होता है उसे हम I²RT के फॉर्मूला से जान सकते हैं, जिसमें हम वेल्डिंग का एक प्रॉपर करंट सेट करते हैं। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा पावर बनेगा। दोस्तों इस पावर के फार्मूले से हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि बनने वाले तापमान को हम करंट को सेट करके कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि आपको कितना मोटा लोहा को या किसी भी मेटल को जोड़ना है तो उस मोटाई के हिसाब से आपको करंट को कम और ज़्यादा करना होगा। यानी ज़्यादा मोटा वेल्डिंग है तो आपको ज़्यादा करंट, और पतला वेल्डिंग है तो उसके लिए आपको कम करंट चाहिए। अभी मैं 50 एम्पियर करंट में इसको वेल्ड करूँगा। आप देख सकते हैं हमारे टाँका तो लग चुका है, आगे वेल्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मेटल हमारा इतना पतला है कि 50 एम्पियर करंट में भी ये पिघल कर इस तरह छेद हो जा रहा है। तो इससे समझ में आता है कि हमें मेटल के हिसाब से करंट को कम और ज़्यादा करना पड़ता है। मैग वेल्डिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको सीखना सबसे आसान है, क्योंकि हम इसको किसी भी एंगल में इस तरीके से रख के इस बटन को प्रेस करके हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। एक अच्छा वेल्डिंग मशीन का अनबॉक्सिंग मैंने एक वीडियो में किया है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए हम मैग वेल्डिंग को ही आगे इसमें करते हैं। ये हमारा दरवाज़ा का रिपेयर कर रहे हैं जिसमें छेद हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा छेद है, इसको हम भरेंगे इसकी मदद से। तो एक छोटा सा टुकड़ा है लोहे का, इसको हम यहाँ पर वेल्ड करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको चिपका लेते हैं और करंट को मैं वैसे ही 60 एम्पियर के आसपास रखूँगा। सबसे पहले लोहे के टुकड़े को यहाँ पर मैं सेट कर लूँगा और यहाँ पर हल्का सा इसे दबा के रखूँगा और यहाँ पर वेल्डिंग का स्टार्टिंग करूँगा एक टाँका मार के, एक स्पॉट मार के। ये आप देख सकते हैं इतने में ही अपना ये फिक्स हो चुका है। अब मैं आगे इसको वेल्ड कर सकता हूँ। वैसे ही एक और टाँका मार देंगे यहाँ पे एक और मेटल का। अब हम आर्क वेल्डिंग करने वाले हैं। आर्क वेल्डिंग में हमें ये फ्लक्स कोटिंग वाला इलेक्ट्रोड यूज़ करना है और अपना इलेक्ट्रोड होल्डर के साथ ये रेडी है। तो हमें इस टाइप का एक एंगल बनाना है, ऐसा नहीं कि सीधा ही करना है। अलग अलग जी के पोजीशन होते हैं, जैसे 6G, 1F, 1G, अलग अलग पोजीशन होते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एक एंगल बना के हमें आर्क वेल्डिंग करना रहता है। दोस्तों शुरुआत में अगर वेल्डिंग जो करते हैं, जो नौसिखिया होते हैं, वो 90 डिग्री में वेल्डिंग करते हैं, यानी इलेक्ट्रोड को मेटल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो कम से कम 15-20 डिग्री या फिर 45 डिग्री, सही बोलूँ तो 45 डिग्री का एक एंगल हमें बनाना चाहिए, ताकि प्रॉपर वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड हो वो पिघलते हुए मेटल के साथ स्टिक हो सके, जुड़ सके। और आर्क एक बार शुरू हो जाने पर आपको लगातार आर्क के साथ
आगे बढ़ते जाना है जहाँ पर आपको वेल्ड मारना है। और एक चीज़ का ध्यान देंगे, अगर करंट कम हो और पोजीशन भी सही ना हो तो ये चिपक जाता है। तो जैसे कि वेल्डिंग मैंने बताया था, वेल्डिंग वहाँ होता है जहाँ आपको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिलता है। तो आपको जहाँ आर्क जनरेट करना है वहाँ रेजिस्टेंस होना ज़रूरी है। अगर ये जो रॉड का जो मेटल है जहाँ पर फ्लक्स निकल गया है, ये सीधा सीधा मेटल में इस तरीके से टच करेंगे तो सीधा सीधा वो उसके साथ स्टिक हो जाएगा और कोई वहाँ पर आर्क जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एंगल बना के आर्क जनरेट करने के लिए बोलता हूँ। तो सबसे पहले मैं करंट को 100 एम्पियर के आसपास रख के वेल्डिंग स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, जब वेल्डिंग होना स्टार्ट होता है, आर्क बनना स्टार्ट होता है, तो आपने देखा होगा आर्क वहाँ पर बनता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जहाँ पर मेटल के बीच में कांटेक्ट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस बनाता है वहाँ पर आर्क बनता है। कभी कभी ये होता है कि हमारा अर्थिंग जो क्लैंप है वो गलती से खुला रह जाता है और मशीन भी चालू रहता है, तो हमारा जो मेन इलेक्ट्रोड है वो सीधा सीधा क्लैंप के साथ टच हो जाता है। तब वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोड सीधा सीधा अर्थिंग क्लैंप के साथ आर्क बनाना शुरू कर देता है। ऐसे में हमारा जो अर्थिंग क्लैंप है वही वेल्ड होकर ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उसका हमें विशेष ध्यान देना है कि हमारा जो मशीन है उसको तभी चालू करें जब हमारा पूरा सेटअप रेडी हो। ये देखिए, बिना फ्लक्स का मैं सीधा गलत पोजीशन में इसको एक बार लगा के देखता हूँ। ये देखिए चिपक रहा है ये, और आर्क ठीक से जनरेट नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो इलेक्ट्रोड का जो मेटल सीधा सीधा दिखाई दे रहा था वो ख़त्म हो चुका है और फ्लक्स का कोटिंग यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पर फ्लक्स का कोटिंग है हमें ऐसे टेढ़ा 30 डिग्री या 45 डिग्री के एंगल पे इसको वेल्ड करना रहेगा, तब ये अच्छे से आर्क बनाना शुरू हो जाएगा। अब मैं लगातार वेल्डिंग करना इस तरीके से। वेल्डिंग ख़त्म होने के बाद वेल्ड हुए धातु के ऊपर एक स्लैग जमा होता है, कार्बन जमा होता है। तो उसको हमें चीपिंग हैमर या वायर ब्रश से अच्छे से साफ कर लेना है। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमें जल्दी ठंडा नहीं करना है वेल्ड होने के बाद। अगर पानी डाल के जल्दी ठंडा करेंगे फिर मजबूती में फ़र्क पड़ सकता है, इसलिए हम उसको नॉर्मली नेचुरली ठंडा होने देंगे। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, तो यहाँ पे हमें एक काम करना रहेगा, गैप को पहले फिल करना रहेगा किसी मेटल से। तो मैं अपना जो फिलर रॉड है, जो इलेक्ट्रोड था, उसी का छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे मैं भर दे रहा हूँ। और इस तरीके से हम उसके बाद उसके ऊपर वेल्डिंग करेंगे। दोस्तों, आर्क वेल्डिंग में महारत हासिल करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप वेल्डिंग करने में उस्ताद हो गए। लगातार वेल्डिंग के प्रैक्टिस से आपका वेल्डिंग का जो स्पीड है इलेक्ट्रोड के पिघलने का, वो आपका कंट्रोल में होगा। क्या होता है, अगर बहुत धीरे धीरे वेल्डिंग करेंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रोड पिघल के मेटल के ऊपर जुड़ सकते हैं, और बहुत स्पीड से वेल्डिंग करेंगे तो मेटल अच्छे से पिघलेगा नहीं और मेटल के बीच में छेद बनेगा और अच्छे से मजबूती नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर वेल्डिंग मशीन चालू हो और अगर आपने कोई भी दस्ताना, कोई भी ग्लव नहीं पहना है और आपका एक हाथ अर्थिंग क्लैंप में हो और दूसरा आपका इलेक्ट्रोड में हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई सीधे सीधे आपके शरीर में से होकर बहना शुरू हो जाए। तब की स्थिति में आपको झटका भी लग सकता है। इसलिए आपको प्रॉपर गाइडलाइन के साथ, सुरक्षा के साथ वेल्डिंग स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, वेल्डिंग के मामले में मैंने आपको बहुत सारा टिप्स दिया है। मुझे आशा है कि आपको ये टिप्स बहुत काम आएगा। तो आप अपना लगातार प्रैक्टिस जारी रखेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो ढेरों जानकारी के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ, नई जानकारी के साथ हम वापस आएंगे फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।